Hello student, I am again in front of you with a video for 12th physics. That one is the second video of first chapter. In the previous video, we had discussed about the Coulomb's law, vector form of Coulomb's law, dielectric constant, permittivity and definition of one Coulomb. पिछली वीडियो में ये चीजें हमने की थी। मैंने साथ ही आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व करने के लिए दी थी, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। आई होप कि आपने सोल्व कर ली होगी। अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं। अगर रिक्वायर्ड होगी तो मैं सॉल्यूशन के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप, मैंने पहले ही बताया था, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स करते रहोगे तो आपको थ्योरी भी समझ में आती रहेगी। आज हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मींस फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेटा इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या मैं कहूं इस क्वेश्चन को हम समझना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम आने का मतलब ये कि बहुत इजी चीजें हैं, बस हम डर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is equal to the vector sum of all the forces that each charge act individually. Means ये एक चार्ज है आपके पास Q नो, इस पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से, इसके चारों तरफ कुछ चार्ज रखे हुए हैं, उसकी वजह से मुझे फोर्स फाइंड करना है। मतलब n चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, इस चार्ज पे इन सबका कितना फोर्स होगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो इस पे फोर्स आएगा वो सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। पहले फोर्स, चार्ज में फोर्स लगाया, ये लगाया F0 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। दूसरे चार्ज में फोर्स एक्ट किया F0। तीसरे चार्ज में फोर्स एक्ट किया F03। चौथे चार्ज में फोर्स एक्ट किया F04। और nth में जितने भी चार्ज हैं, सॉरी ये चौथा चार्ज आपका यहाँ है, तो F04 और ये nth चार्ज है F0। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो सारे के सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। जितने भी इस पे फोर्स हैं, सारे के सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। ये टोटल फोर्स हो जाएगा। मीन्स पहले का फोर्स प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का प्लस पांचवे का अप टू n तक, सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। अब एक टर्म है इसमें वेक्टर सम। देखो वेक्टर सम को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लिया इस चार्ज पे एक 5 न्यूटन का फोर्स ये लगा हुआ है, एक 8 न्यूटन का फोर्स ये लगा हुआ है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 8 न्यूटन का फोर्स। अगर ये कहते कि एलजेब्रिक सम, तो फोर्स कितना होता है 8 + 5 13 न्यूटन। पर क्योंकि वेक्टर सम है, डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ये इधर है, ये
ये इसकी अपोजिट इधर है, तो रिजल्टेंट हो गया 3 न्यूटन। तो इसका मतलब हो गया इस पे एक फोर्स लगाया सिर्फ 3 न्यूटन, कि उसका 5 न्यूटन तो इसको बैलेंस कर रहा है, बचा कितना 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो वेक्टर सम का मतलब सम विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ सम, ये आपका वेक्टर सम है। अब मैं हर एक का फॉर्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ने जो फोर्स लगाया किस पे, चार्ज 0 पे, किसने, 1 ने, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 1 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन देखो 1 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, तो R10, ये डायरेक्शन के लिए सिर्फ डायरेक्शन 1 से 0 की तरफ, जैसे वेक्टर में पढ़ा था हमने। दूसरा ऐसे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R02, और डायरेक्शन R20, 2 से 0 की तरफ। थर्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 R03, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, R03 उसका स्क्वायर इंटू R30, डायरेक्शन 3 से 0 की तरफ। एंड nth 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर Rn0। ये टोटल फोर्स मीन्स, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, हर एक में है, कॉमन आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R10 प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R20 प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R30 एंड अप टू Qn अपॉन R0n का स्क्वायर Rn0। n0 इसका मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता। ये डायरेक्शन बताता है कि 1 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, 2 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, 3 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, 4 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, और n से 0 की तरफ डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख लेंगे, आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ये समेशन I is equal to 1 to n Qi upon R0i Ri0। इस फॉर्म में आपको ये लिखा मिलेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा है। इसका मतलब है कि I की जगह 1 रखो तो Q1 R01 का स्क्वायर R10। समेशन कहता है कि जोड़ दो, प्लस करो, फिर 2 रखो, ये आ जाएगा, फिर 3 जोड़ दो, फिर 3 रखो, फिर ऐड करो, फिर 4 रखो, और कब तक, जब तक कि n आ जाए, जोड़ते रहो, और लास्ट में q की जगह n रखो, तो R0n का स्क्वायर 2n अपॉन R0n का स्क्वायर Rn0। ये आपको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि I की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, और बीच में जो एडिशन करते रहो जब तक कि n ना आ जाए। अगर मान लिया यहाँ पे 3 होता तो I की जगह 1 रखते, I की जगह 2 रखते, और I की जगह 3 रखते, क्योंकि 3 आ गया वापस, 3 तक था, तो यहाँ तक हो जाता। तो ये आपका कंटिन्यूअस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। अब इसका देखो वेक्टर सम का मतलब क्या है। मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था, उसको फिर से एक बार बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखो पहला चार्ज है F0, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से पहले चार्ज की पहले लाइन की। मान लिया ये चार्ज 7 न्यूटन का है, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन की, ठीक है, इसके पहले। फिर दूसरा चार्ज ये रहा, मान लिया ये 5 न्यूटन का है, तो इसके पैरेलल 5 सेंटीमीटर की लाइन,
मीन्स ये हो गया आपका F01 और ये हो गया F0। देखो करना क्या है, इसको बोलते हैं टैल, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से पहले की टैल लो पहला फोर्स बना, फिर पहले के एटीट्यूड से टैल लो दूसरा फोर्स, जैसे पहले थी डायरेक्ट ऐसे है थर्ड ये ऐसे, तो ऐसे थर्ड है ऐसे, तो ऐसे बनाते, मान लिया 7 न्यूटन का है तो 7 सेंटीमीटर की लाइन दी। उसके बाद में 4 ये मान ली 6 न्यूटन का है तो 6 सेंटीमीटर की लाइन दी। F04 और फिर लास्ट में F0 है ना, मतलब 5 कर लो एड कर लो, ये मान लिया 4 न्यूटन का है तो 4 की लाइन ऐसे F0। तो ये आपके पांचों फोर्स बन गए 01, 02, 03, 04, 05, 01, 02, 03, 04, 05 या 0n क्या। तो अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करोगे, इसको यहां से मिला दो, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से मिला दो, जहां पे लास्ट वाले की टैल आई उसको हेड आया और पहले वाले की टैल को मिला दो, तो रिजल्टेंट फोर्स। अभी सबके सब में इक्वल तो नहीं है ना, तो सिर्फ आप डायरेक्शन के हिसाब से समा जाएगा। ये आपका वेक्टर समय है बाय द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एच। ठीक है, ये आपका सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल हो गया। अब साथ के साथ में मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि बहुत बार आए हुए क्वेश्चन में से आ जाता है अक्सर। एक आपके पास स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इस पर चार्ज करेंगे। यहां पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम का, यहां पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, और यहां पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। अब कहने लगे ये ए हो गया, बी, सी, डी, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, डी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स। तो डी पे एक फोर्स तो ए ने लगाया है F D A, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव रिपल्सन था। एक फोर्स सी ने लगाया है F D C। थोड़ी सी फिगर को बड़ी बना लेता हूं ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आए। यह है स्क्वायर A B C 5 5 5, बल्कि इसको मैं 8 ले रहा हूं, और 5। अब कहा है कि इसको डी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो एक फोर्स तो ए ने लगा दिया F B A रिपल्सन का, एक फोर्स डी ने लगा दिया F D A, एक फोर्स सी ने लगा दिया, मैं कह रहा हूं ये माइनस का चार्ज है, तो इसने जो फोर्स लगाया ये लगा दिया अट्रैक्शन का F B C, B पे C ने अट्रैक्शन का लगा दिया, माइनस चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये 3 फोर्स हो गए।
तो नेट फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू F1 F2 F3, F1 F2 F3 मीन्स 3 फोर्स है, तीनों को वेक्टर्स। अब मैं सबसे पहला फोर्स फाइंड करता हूं, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होती है 9 × 10⁹ पहले वाला फोर्स, इसने जो फोर्स बताया, ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर। फर्स्ट चार्ज 5, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। फर्स्ट चार्ज 5 × 10⁻⁻6, सेकेंड चार्ज 5 × 10⁻⁻6, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू, बस ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। 9 प्लस 9 माइनस 12 तो माइनस, जितना ही F2 भी आएगा, क्योंकि F2 में भी सारी चीजें वही है, वही चार्ज है, वही डिस्टेंस है, सब चीजें वही है, वो डायरेक्शन का डिफरेंस है। अब बात करते हैं F3 की। पहले F2 की बात कर लेते हैं, 9 × 10⁻³ न्यूटन। ये तो आ गया अलोंग AB, A से B की तरफ। ये आ गया अलोंग DB, D से B की तरफ, D से B की तरफ। F3 की बात करें, 9 × 10⁻⁹ 1/4 फर्स्ट चार्ज 5 × 10⁻⁻6, सेकेंड चार्ज 8 × 10⁻⁻6 अपॉन 5। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो सोल्व, ये 5, ये 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 5√2 आ जाएगी। और स्क्वायर करोगे 5√2 का, तो ये आ जाएगा 9 × 5 × 8 × 10⁻⁻3, ऊपर तो ये आ जाएगा 9 × 5 × 8 × 10⁻⁻, प्लस 9 माइनस 12 तो -15, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये जैसे 5 बार कटेगा, ये से 4 बार कटेगा, तो 9 × 4 36 अपॉन 5 × 10⁻⁻3, दैट वन इज 7.2। सोल्व कर देना 10⁻⁻3 न्यूटन। और डायरेक्शन आएगी इसकी अलोंग CB। अब ये 3 फोर्स हो गए, या तो पहला लाइन का बनाइए 9 सेंटीमीटर लेंथ का, ऐसे 9 सेंटीमीटर लेंथ, दूसरा 9 सेंटीमीटर लेंथ का बनाइए, और तीसरा ऐसे करता हुआ 7.2 का बनाइए। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी रिजल्टेंट F आ जाएगा, F1 F2 हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया था, पर ये हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब वेक्टर एडिशन, इन दोनों का एडिशन फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये आएगा रिजल्टेंट। अच्छा, ये वो डायरेक्शन है BC, अलोंग CB में BC, B से C की तरफ। तो रिजल्टेंट इनका फाइंड करेंगे दोनों वेक्टर का, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू A² + B² + 2AB cos θ का अनुरूप।
मीन्स आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने इसको एफ आर कह दिया, रिजल्टेंट एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू पहला फैक्टर ए स्क्वायर विच पहला वेक्टर ये F1 9 into 10 to the power 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा इतना ही है 9 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर प्लस 2a 9 into 10 to the power minus 3 b 9 into 10 to the power minus 3 cos 90 क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है, जीरो में इसको मल्टीप्लाई हो जीरो। तो वैसे ही पता आपको ये फाइंड करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 into 10 to the power minus 3 जो बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा 1 plus 1 का 2 देखो 9 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 यहाँ बच गया, 1 यहाँ बच गया तो 2 बच गया। वो 9 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 9 रूट 2 की वैल्यू थे 1.414 into 10 to the power minus 3, तो that one is 9 for the 36, 9 1 the 9 and 3 12, 1 9 for 36 1 37 and 3 9 1 12, तो 12.73 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, 12.726 या 12.73 कर दो इसको, क्योंकि मोस्टली हम क्वेश्चन में डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट ही रखते हैं। जब इसको राउंड ऑफ करोगे ना, ये 6 हटाओगे तो 6 5 से ज्यादा है तो पहले वाली 1 बढ़ जाती है। ये हो गया। और डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, देखो डायरेक्शन, ये एंगल फाइंड कर दो, tan अल्फा इक्वल टू होता है b sin थीटा, b का मतलब 9 into 10 to the power 9 और थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90, sin 91 अपॉन a 9 into 10 to the power 9 प्लस b cos थीटा, cos 90 का वो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, मीन्स tan 45, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आ जाएगा 45, मीन्स यहां से 45 और ये इधर से 45, ठीक है। तो 45 का मतलब बिल्कुल मिडिल में, तो इसको कर दोगे एफ आर इज इक्वल टू 12.73 into 10 to the power minus 3 along CB। अब ये तो BC के अलोंग है, ये CB के अलोंग है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। F इज इक्वल टू, एक तो फोर्स आपका F3 है और एक फोर्स आपका FR है, दोनों का सम हो जाएगा। पर क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं। तो पहला कितना है आपका 12.73 into 10 to the power minus 3 FR हो गया। दूसरा है F3 7.2 minus 7.2 into 10 to the power minus 3, इसको कॉमन लोगे तो बच जाएगा 5.53 into 10 to the power minus 3, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा आपका। अब इसकी डायरेक्शन क्योंकि ज्यादा कौन सा है, ये वाला, तो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग CB, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो उसको हमें शुरू करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोल दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 5 मीटर है, उस पे चार्ज रखा हुआ है, एक में 5 माइक्रोग्राम, -1 माइक्रोग्राम, 5 माइक्रोग्राम एंड 5 माइक्रोग्राम। अब इस बी पे इसने कहा टोटल फोर्स कितना होगा, बी पे इसका भी फोर्स होगा, इसका भी फोर्स होगा और इसका भी फोर्स होगा। अब इसका जो फोर्स है वो F1 है, क्योंकि ये भी प्लस तो रिपल्सन का ऐसे। इस पे फोर्स F2 है
ये भी रिपल्सन का, ये भी प्लस रिपल करेगा, इसको 4 को रिपल करेगा। और इसका जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का होगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस फोर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पहला फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया, तीसरा फोर्स ये हो गया। अब वेक्टर सम था, तो वेक्टर सम में क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ये दोनों इक्वल है, देखो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मुझे मजबूरी है समझाना पड़ा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जब दोनों इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर, मींस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर का अंडर, तो रिजल्टेंट आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों इक्वल थे तो बिल्कुल मिडिल में, तो इसके अपोजिट, ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में, इसके अपोजिट, तो ये दोनों बीसी है, ये सीबी आ जाएगा। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ये मींस चाहे दोनों कह लो या एक कह लो, दोनों एक ही बात है। और रही बात इसकी, ये हमने फाइंड किया हुआ है, तो नेट फोर्स अब हमारे पास इन दोनों की जगह, तो ये फोर्स आएगा, नहीं ये फोर्स होगा, दोनों अपोजिट है, तो दोनों का डिफरेंस, एक इधर है एक इधर है, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस ये आ गया आपका। और किधर है डिफरेंस, ये वाला ज्यादा है, तो रिजल्टेंट ये हो गया, मींस सी से बी, ये आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। न्यू टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम है कई सारे, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। ई से हम इसको डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है द फोर्स एक्सपीरियंस by a unit positive charge at any point is called electric field at that point. मीन्स किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो उस जगह का, वो उस प्लेस का, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे मान लिया ये एक पॉइंट है, तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो फोर्स, मान लिया फोर्स एक्सपीरियंस किया क्यू नोट चार्ज ने एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नोट। एफ अपॉन क्यू नोट क्यों हुआ, क्योंकि मान लिया 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज ने तो फोर्स किया 10 न्यूटन का एक्सपीरियंस, तो 1 कूलम का कितना करेगा, 1 कूलम करेगा 10/5 दैट इज 2 न्यूटन। तो बस उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। क्यू नोट चार्ज ने फोर्स एफ एक्सपीरियंस किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना करेगा, फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल, मीन्स जो आपका क्यू नोट चार्ज है नियर टू 0 होना चाहिए। देखो ये चार्ज नियर टू 0 क्यों होना चाहिए,
क्योंकि अगर ये चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इसका भी तो अपना फील्ड हो जाएगा, तो वो फील्ड इस जो यहाँ पे फील्ड था उस फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो ये चार्ज नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है E इज इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं होता है, देखो ये एक चार्ज है मान लिया Q चार्ज, तो इसके चारों तरफ अगर कहीं भी हम दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज को अट्रैक्ट करता रहेगा, पर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी डिस्टेंस बहुत दूर हो जाएगी। मान लिया यहां तक का तो ये उस चार्ज को अट्रैक्ट कर पा रहा है, पर अगर वही चार्ज बाहर चला जाए तो इसके फील्ड से बाहर चला गया, तो इसका फील्ड ये इसके चारों तरफ का स्पेस है, जहां तक कि ये किसी चार्ज को क्या कर सकता है, फोर्स उस पर लगा सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, फील्ड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे फील्ड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम होगा तो फील्ड भी कम होगा, फोर्स और फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जितना नजदीक आएगा फोर्स ज्यादा होता रहेगा तो फील्ड भी ज्यादा होता रहेगा, तो इससे फील्ड तो सारा ही है इसका, पर कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कराएंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ है, अब यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ करने की बात नहीं, बस याद रखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस, एंड द टेस्ट चार्ज शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल मीन नियर टू 0। बस उसके बाद में आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी फोर्स की होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लिया ये एक चार्ज है प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा, किसी भी दूसरे प्लस चार्ज पे ऐसा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सकती है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो किसी भी दूसरे चार्ज पे नेगेटिव अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो ऐसा फोर्स लगाएगा तो ये रिएक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस एक तो वेक्टर फील्ड है, दूसरा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी चार्ज पे फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यूनिट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू पता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ओनली यूनिट चार्ज, तो किसी भी चार्ज पे हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज में फोर्स आ जाएगा। ये आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स एम एल टी माइनस चार्ज ए टी, चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, देखो न्यूटन पर
कूलाम, और एक और होती है वोल्ट पर मीटर। ये बताओ वोल्ट पर मीटर कहां से आती है, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो बस आपको न्यूटन और कूलाम और वोल्ट पर मीटर, ये ऐसा ही होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से, मीन्स एक पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लिया ये चार्ज है Q और इसकी वजह P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इससे R डिस्टेंस पे, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे Q चार्ज की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल चार्ज Q नोट मान लिया, तो उस हाइपोथेटिकल चार्ज पे कितना फोर्स होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ये होगा। और मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, मीन्स दैट वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जो Q नोट से डिवाइड करोगे तो Q नोट से Q नोट कट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज 1 मान लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा 1 अपॉन R स्क्वायर, Q2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे ज्यादा कोई डेरिवेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है। पहले उसमें Q नोट चार्ज फोर्स फाइंड किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन चार्ज की, प्लस चार्ज है जिससे बाहर तरफ आउटवर्ड आ गया। अगर यहाँ माइनस चार्ज होता, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ता तो इनवर्ड आता। बस अब आगे बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स किया है, ऐसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इस पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है और एक चार्ज Q1 है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आ गया E01 या E1 कहते हो। Q2 की वजह से ये आ गया E2, Q3 की वजह से ये आ गया E3, P पॉइंट, और Qn की वजह से ये आ गया En। तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो भी आपने फोर्स में किया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज इंडिविजुअली। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En तक वेक्टर सम। मीन्स अगर ये डिस्टेंस में कह दूं R1, ये R2, ये R3, ये Rn, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, R1P, 1 से P की तरफ, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। डायरेक्शन हो गई R2P, 2 से P की तरफ, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q3 upon R3 square direction R3P up to 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn square Rnb वाली डायरेक्शन। फिर से हुई, अगर हम सब में से 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? Q1 upon R1 square R1b प्लस Q2 upon R2 square R2b प्लस Q3 upon R3 square R3b and up to Qn upon Rn square Rnb। और इसको फिर से उसी फॉर्म में ले जैसे फोर्स दिया था, तो 1 upon 4 pi epsilon naught I is equal to 1 to n Qi upon Ri square Rip यूनिट। तो ये आपका टोटल फोर्स आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर से वही जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हमें जैसे हमने फोर्स के लिए फाइंड किया, ऐसे फील्ड के लिए फाइंड करें, E1 ये हो गया, E2 ये हो गया, E3 ये हो गया एंड En ये हो गया। मीन्स ये हो गया आपका E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3 और ये हो गया E। तो ये आ जाएगा आपका Z एंड E। पोलिगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर सम होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा। स्केलर क्वांटिटी होती है तो अलजेब्रिक सम सीधा सीधा जुड़ जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बात होगी। अब आपकी नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की बात करेंगे, कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे जो मैंने आपको पढ़ाया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे न्यूमेरिकल्स दूंगा, उनको आपको सोल्व करना।